नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों पिछला वीडियो में हमने संधि के पार्ट 1 को देखा हमने, उसके अंतर्गत हमने जो है स्वर संधि को समाप्त किया था। आज हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ हम विसर्ग संधि को भी पढ़ते हुए इस संधि को हम समाप्त करने वाले हैं। दोस्तों व्यंजन संधि के सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे कि व्यंजन संधि आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर स्वर के साथ व्यंजन या फिर व्यंजन के साथ स्वर का जब मेल हो और इस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन, विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन जो होता है, इसी को हम कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि के अंतर्गत हमको कुछ नियमों को देखना है, बारी बारी करके। टोटल हम जो है 8 नियमों को देखेंगे। कुल कितने नियमों को देखना है हमको? कुल 8 नियमों को हमको पढ़ना है और बारी बारी करके हम इन सभी नियमों को जो है देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला नियम है, नियम 1। नियम 1 में हमको देखना है कि किस प्रकार से पहला वर्ग, जो किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ड होता है, वो किस तरीके से तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस नियम का नाम है वर्ग का या वर्ग के पहले वर्ड का या व्यंजन का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि वर्ड और व्यंजन में फर्क क्या है? मैं वर्ड भी बोल सकता हूं और व्यंजन भी बोल सकता हूं, लेकिन देखिए इसमें फर्क है, दोनों ही अलग अलग हैं। वर्ड जब हम लेते हैं तो जैसे ये त लिखा हुआ है ना, ये पूरा त है। इस त के साथ आधा त प्लस अ जो स्वर है ये भी जुड़ा हुआ है। अगर आप च लेते हैं तो आधा च प्लस अ ये भी जुड़ा हुआ है। तो कोई भी व्यंजन है वो स्वर के बिना अधूरा है, यानी कि जब तक आप उसमें स्वर नहीं मिलाएंगे तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ड का किस वर्ड में? तीसरे वर्ड में परिवर्तन। ये कब कब होता है? ये कब कब होता है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। जब क, च, ट, त, प ये सभी आधा आधा है। आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त, आधा प का जब मेल किससे होता है? सभी स्वरों या तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड या फिर अंतस्थ वर्ड के साथ जब इसका मेल होता है, आधा क, आधा च, आधा ट, कचट तब, ये वाला जो पहला वर्ड है यहां तक। ठीक है, यहां तक का जो हमारा है इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल 25। कितनी होती है? 25। ये हो गए हमारे कचट तब, जितने भी वर्ड ये वर्ग हैं, ये टोटल जो संख्या है ये 25 होता है। इसी को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और जो ये यरा लवा है इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो जो कचट तप है पहले वर्ड का, ठीक है, सभी स्वरों के साथ जब परिवर्तन होता है, ये हमारा पहला वर्ड हो गया। ठीक है, ये पूरा पहला वाला जो वर्ग है, ठीक है, इस सभी वर्ग के पहले वर्ड का, सभी वर्ग के पहले वर्ड का जब सभी स्वरों के साथ या फिर तीसरा वर्ड हमारा ग, ज, ढ, द, ब इसके साथ हो, या फिर चौथा वर्ड घ, झ, ड, ध, भ इसके साथ हो, या फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व इसके साथ जब मेल होता है तो क्या होता है कि इसका जो परिवर्तन हो जाता है, इसका जो परिवर्तन होगा, इसका परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है कि जो क है ये ग में परिवर्तन हो जाता है, आधा ग, और जो च है ये तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाता है, यानी आधा
ज में, और जो ट है ये तीसरे में यानी कि ढ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, किसके साथ हो जाता है? ढ में। उसके बाद जो त है ये द में परिवर्तन हो जाता है, और जो प है ये आधा ब में जो है परिवर्तन हो जाता है। कब होता है? जब सभी स्वरों, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या फिर अंतस्थ वर्ण में इसका मेल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के बिना जो है चीजें अधूरा रहता है। जैसे वाक धन ईश, तो यहां पे क्या है? आधा क आ रहा है। आधा क का जब ई एक स्वर है, जब इसके साथ मेल होगा तो क्या हो जाएगा? वागीश। क्या हो जाएगा? वागीश। इसी तरीके से अगला है अजंत। अजंत कब होता है? जब हम अच धन अंत, जब इसका हम मेल करते हैं तो ये क्या हो जाता है? अजंत। क्यों? ये च है, च का जो मेल है ये स्वर में हो रहा है, तो ये च जो है ये तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जा रहा है ज में। ठीक है, इसी तरीके से अगला है दिक। दिक धन अंबर, ये क्या हो जाएगा? दिगंबर। ठीक, इसी तरीके से एक और है उत धन योग। तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे वाले में हो जाएगा, यानी कि उद्योग। समझ में आया? उम्मीद करता हूं ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। जो हमारा अगला नियम है वो जो है कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। जो अगला नियम है उसमें है कि जो वर्ग है, वर्ग का जो पहला वर्ण होगा यह अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं दूसरा नियम। वर्ग का पहला वर्ण का जो परिवर्तन है यह पांचवें वर्ण में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके नियमों को हम जरा समझते हैं। देखिए कभी भी क्या होगा कि जब भी क या फिर च, सब आधा आधा है, ट त प, इसका जब मेल पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन? न और म, इसके साथ जब भी होता है, जब भी इसके साथ मतलब कि कचट तप, कचट तप जो है आधा सभी वर्ण जो है, जब इनका मेल आधा न आधा म के साथ जब होता है तो सॉरी आधा न आधा म कह रहा हूं, पूरा न पूरा म के साथ जब होता है तो यह अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि क का हो जाएगा अंग, च का हो जाएगा इ, और ट का हो जाएगा ड़, और त का हो जाएगा न, और प का हो जाएगा म। तो इस तरीके से इसका नियम है। अब एग्जाम्पल को देखेंगे तो ज्यादा जो है चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने लिखा वाक धन मय, तो क के बाद कौन आ रहा है? म आ रहा है कि नहीं? क आधा क का मेल किससे हो रहा है? म से हो रहा है। तो क किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में, यानी कि वांगमय, वांगमय। ठीक, इसी तरीके से एक और है जगत धन नाथ। तो जगत त वर्ग में हम चलते हैं, त वर्ग में जो पांचवा अक्षर है तो त किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के पांचवें में। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका मेल न से हो रहा है। मैंने बताया न या म किसी में से भी, अगर न की जगह पे म है तब भी बदलेगा पांचवें में, अगर म की जगह पे न है तब भी बदलेगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। इसी तरीके से एक और है तत्धनमय। ठीक, तो त किस में बदल जाएगा? तन्मय। उम्मीद करता हूं ये नियम भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तीसरा नियम अब हम चलते हैं। तीसरा नियम
जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है केवल और केवल त संबंधी नियम, और त संबंधी नियम जो है उसको हम दो प्रकार से देखेंगे। तीसरा नियम यहां पे मैं लिख देता हूं, नियम नंबर तीसरा। इसमें हम दो प्रकार के जो है कि त संबंधी नियम देखेंगे। पहला है त संबंधी नियम, ठीक, ये पहला हो गया। त के बाद यदि ज या झ हो, ठीक, अगर त का मेल आधा त का मेल आधा झ या झ के साथ जब होता है तो ये जो त है इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? ज में। इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? ज में हो जाता है, आधा ज में, ठीक है। अब कैसे होता है इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा। जैसे जगत धन जननी, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? जग जननी। क्यों? क्योंकि त के बाद ज आ रहा है। अगर ज की जगह पे झ आता तब भी ये आधा ज में परिवर्तन होता। अब अगला देखते हैं, जैसे उत्धन झटिका, तो ये क्या हो जाएगा? उज्झटिका, ठीक। त के बाद झ आया तो त किसमें बदल गया? त का विकार हो गया आधा ज में, ठीक है। यहां पे देखिए हलंत लगने का मतलब ही होता है आधा, ये स्वर मुक्त है। किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए हमको स्वर का प्रयोग करना पड़ता है। स्वर एक ध्वनि होती है, जब तक आप ध्वनि का यूज नहीं करेंगे तब तक आप व्यंजनों को बोल नहीं सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो नियम है, जो दूसरा नियम है उसको जरा हम देखते हैं। त संबंधित दूसरा नियम, इसमें क्या होगा? अगर त के बाद च या छ हो, अगर त के बाद च या छ हो, ठीक, तो जो इसका विकार होगा, इसका जो विकार होगा, इसका जो परिवर्तन होगा, यह आधा च में हो जाता है। कैसे होता है उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सतधन चरित्र, क्या है? सतधन चरित्र। अब ये त है और च से मेल हो रहा है, च या छ में से किसी एक से भी मेल होगा तो ये त जो है ये क्या हो जाएगा हमारा? सच्चरित्र। क्या हो जाएगा? सच्चरित्र, ठीक। इसी तरीके से अगला जो है वो है जगत धन छाया। ये क्या हो जाएगा? जग छाया। त का विकार किसमें हो जाएगा? आधा च में होगा। ध्यान दीजिएगा, आधा च में होगा, ये पूरा च मत लगाइएगा यहां पे। तो ये रहा हमारा त संबंधी नियम। इसी के साथ हमारा तीसरा नियम भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे नियम की तरफ, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों एक एक करके हम बारी बारी सभी नियमों को देखेंगे, ताकि कभी कभी क्या होता है कि आपको नियमों की जानकारी होना इसलिए आवश्यक होता है। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है तो वहां पे नियमों की जानकारी आवश्यक हो जाती है। अब अगला जो हमारा है वो है छ संबंधी नियम। क्या है? छ संबंधी छ संबंधित नियम। इस नियम में क्या है? अगर किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं जो अ ई उ री, क्या है? अ ई उ, ये हमारा क्या है? ये ह्रस्व स्वर है, जिसको कि हम लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक मात्रा का समय लगता है, वो हमारा ह्रस्व स्वर होता है, ठीक। इसका या फिर आ का मेल, या फिर आ का जो मेल है, इसका मेल जब छ से होता है, क्या होता है? छ से,
इससे छ से जब मेल होता है तो इन सभी का जो विकार है यानी इनका परिवर्तन च से हो जाता है। किससे हो जाता है? च में हो जाता है। तो छ से पहले ध्यान दीजिएगा, अ ई उ री आ, जब इसका मेल छ से होगा तो इस छ से पहले जो है आपको आधा च लगाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, स्वच्छंद, स्वधन छंद आप जानते होंगे, लेकिन जब आप इसका संधि करेंगे तो ये हो जाएगा स्वच्छंद। ये इसका शुद्ध रूप होगा, यानी व जो आप देख रहे हैं व के बाद अ की ध्वनि आ रही है, आधा व प्लस अ है यहां पे, ठीक है। तो अ का जब मेल छ से हो रहा है, अ का मेल जब छ से हो रहा है तो आधा च यहां पे लग जाता है। उसी तरीके से अनु धन छेद, आप जानते होंगे, संविधान में पढ़ते होंगे अनुच्छेद। तो यहां पे देख रहे हैं ना, अनु यहां पे आधा न प्लस उ का मेल हो रहा है, तब ये नु हो रहा है, ठीक है। तो जब इसका मेल उ का मेल, किसका? उ का मेल जब छ से हो रहा है तो छ से पहले क्या लग जा रहा है? आधा च, यानी कि ये मिलकर के क्या हो जा रहा है? अनुच्छेद। इसी तरीके से आप कह सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, परिधन छेद। यहां पे आधा र है प्लस छोटी ई है, आधा र प्लस छोटी ई है। यहां आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा। तो जब छोटी ई का मेल किससे हो रहा है? छ से हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाता है? परिच्छेद। यहां पे हमारा आधा च लग जाता है। ये है हमारा छ संबंधी नियम, और छ संबंधी नियम यहीं पे समाप्त होता है। अगला हमारा आएगा म संबंधी नियम, और म संबंधी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा क्या है? म संबंधित नियम। म संबंधित नियम में क्या है? जब म का मेल क से म तक के, ध्यान दीजिएगा, जब म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन से हो, जब म का मेल क से म तक के, यानी कि पूरे स्पर्श व्यंजन में से किसी से भी होता है, ठीक है, किसी से भी होता है, तो वहां पे म जो है किसमें बदल जाता है? म जो है पंचमाक्षर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? म जो है पंचमाक्षर में बदल जाता है, उसी वर्ग के, जिस वर्ग के वर्ड से मेल होता हो। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक। जैसे हमने लिखा समधन कलन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? संकलन। क्या हो जाता है? संकलन। क्या हो जाता है? संकलन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संकलन, ये भी होता है संकलन, ठीक। तो आप देख रहे हैं किसके साथ हो रहा है? क के साथ मेल हो रहा है, किसका हो रहा है? म का। तो ये इसी वर्ग के पांचवें अक्षर में जो है जाकर के ये परिवर्तन कर देता है। अगला देख लेते हैं, जैसे समधन गति। तो ग क्या है? ग हमारा पहला वर्ग में है, तो जिस वर्ग के वर्ण से मेल होगा उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में इसका परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? संगति। क्या हो जाएगा? संगति हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं, समधन पूर्ण। आप जानते होंगे, अब यहां पे हमारा क्या हो जाता है? समधन पूर्ण। प किसमें है? प हमारा इसमें है, तो हमारा आखिरी वाले में जो है इसका परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? संपूर्ण। संपूर्ण आधा म में परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिएगा, आधा में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, परम धन तू। तो ये क्या हो जाएगा? परंतु, ठीक। क्या हो जाएगा? परंतु। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि परंतु, ऐसे भी लिखा जाता है, आधा न भी लिखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि त से मेल हो रहा है, म का मेल त से हो रहा है, त के पांचवें जो हमारा वर्ड है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो आधा न हमारा यहां पे
लगा हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा म संबंधी नियम। अगला जो नियम है वो हमारा छठा नियम होगा, और उस नियम को हम जो है थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर न समझ में आए तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि यदि आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद, ठीक, किसी भी स्वर के बाद आधा स आता है तो स किसमें परिवर्तन हो जाता है? षटकोण वाले श में। किसमें? आधा स किसमें परिवर्तन हो जाता है? तो षटकोण वाले श में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अभिषेक, अभिषेक, ये हमारा कैसे हो जाएगा? अभिषेक तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे उसको देखते हैं। देखिए, ये जो अभी है ना, ये एक्चुअली में अ प्लस आधा भ प्लस छोटी ई प्लस, है ना, ये होता है अभी। और उसके बाद इसका मेल कैसे हो रहा है? तो आधा स प्लस ए प्लस क प्लस अ। इसको इस तरीके से तोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा स्वर भी होता है। ठीक है, तो इसी जो हमारा अभी में जो हमारा आखिरी वाला जो वर्ड है, यानी कि जो स्वर है, ई है। देखिए, अ और आ को छोड़ करके बात हो रहा है यहां पे। ध्यान दीजिएगा, अ आ को छोड़ करके ई ई उ री ए ओ जितने भी आएंगे, अगर उसका मेल जो है किससे होता हो? स से होता हो, स से होता हो, तो वो किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस ई का मेल जब स से हुआ तो ये स किस में बदल गया? षटकोण वाले श में बदल गया। अगला हम देखते हैं इसी तरीके से, जैसे नि धन सेध, तो ये क्या हो जाएगा? निषेध। ठीक, न पे छोटी की मात्रा, ई का मेल जब स से हुआ तो छेद। उम्मीद करता हूं ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जल्दी करते हुए, क्योंकि वीडियो को जो है थोड़ा सा जो है कि अब वीडियो लंबा हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है मटेरियल दे पाऊं। दोस्तों, सातवां हमारा जो नियम है वो है, अगर मान लीजिए श के पश्चात, अगर श के बाद त या थ आता है ना, तो ये जो त और थ है, ये क्रमशः त और थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। एग्जाम्पल देखिए, चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे आकृष्ट धन त, तो ये क्या हो जाएगा? आकृष्ट। त किसमें परिवर्तन हो? देखिए, श के बाद त आया, मैंने कहा था श के बाद त आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ये त जो है ट में परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से अगला है श से धन थ, तो ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तो षष्ठ में हो जाएगा। थ किसमें होगा? ठ में हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला नियम है इसी के अंतर्गत, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जरा हम गौर से देखेंगे। जो हमारा आठवां नियम होगा व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का हमारा आठवां नियम क्या है? यदि री र श के बाद, क्या? री र और श के बाद न व्यंजन आए, न आए तो न का क्या हो जाता है? ड़ का हो जाता है। ये किसमें परिवर्तन हो जाता है? ड़ में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे भर धन अन्न, क्या है? भर धन अन्न, तो ये क्या हो जाएगा? भरण। क्या हो जाएगा? भरण। इसी तरीके से हम देखते हैं प्रण प्र धन
न, यहां पे न होगा, केवल न होगा यहां पे, ठीक है। प्रधन न, तो प्र में क्या आ रहा है, प्र में आप देख रहे लास्ट में र आ रहा है। र कितने प्रकार के होते हैं, र 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से ये एक र है, ठीक है। ये जो प्र है इसमें र लास्ट में जब आप ये करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, आधा प और ये र होता है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे र का मेल जब न से हो रहा है तो न किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ड़ में, यानी कि हो जाएगा प्रण, ठीक। इसी तरीके से कृष्णा, कृष्ण धन ना, तो कृष्णा ये इस प्रकार से हो जाएगा, जो न है ये बदल जाएगा ड़ में। ये हमारा 8वां नियम, और इसी के साथ जो है हमारा व्यंजन संधि समाप्त होता है दोस्तों। जहां पे ना समझ में आए उसको स्किप करके या पीछे जाकर के आप दोबारा से उसको देख लीजिएगा। स्किप करेंगे तो आगे हो जाएगा, पीछे जाकर के देख लीजिएगा, चीजें जो है दोबारा से आपकी रिपीट हो जाएंगी। और मैंने अपने तरीके से तो बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। अगला हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कैसे कहते हैं, तो अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा। देखिए अगर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए, मतलब जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, कोई भी आए, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस समय हमको कुल 3 नियमों को देखना है। जो हमारा नियम पहला है, जो हमारा नियम पहला है वो इस तरीके से है कि विसर्ग का ओ हो जाना। जो विसर्ग है, तो विसर्ग संधि में जो हमारा पहला नियम है वो है विसर्ग का ओ हो जाना, यानी कि विसर्ग किस तरीके से परिवर्तित हो जाता है ओ में, उसे हम देखेंगे। देखिए इसका जो नियम है वो इस प्रकार से है कि अगर विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन अथवा ह, अगर ये सभी आते हैं, ठीक है, विसर्ग के पहले अ आए, बाद में अ आए, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ग ग घ अंग च ज झ इय ड ढ ढ ढ द ध न ब भ म, अगर ये आता है, और अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व और अथवा ह, जो हमारा ह है, अगर ये सभी वर्ण आते हैं तो जो हमारा विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाएगा ओ में। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए, चीजें तुरंत क्लियर होंगी। देखिए मैंने लिखा मन धन हर, तो देखिए यहां पे जो विसर्ग है, विसर्ग इसी को कहते हैं जो अह लगा हुआ है, ठीक है। तो यही विसर्ग के पहले हमारा क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, तो अ पहले आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, बाद में ह आ रहा है। मैंने लिखा था यहां पे ह आए तब भी ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा हमारा, मनोहर में हमारा परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे पय धन धन, ठीक, यहां पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और बाद में क्या है, ध है। ध हमारा चौथा वर्ण में है, तो चौथा वर्ण हमने लिखा है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 यानी कि अगर इतने में से कोई भी आए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पयोधन, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी विसर्ग के जगह पे ओ लगा देना है, धन तो रहेगा ही रहेगा, केवल इसी को हटा करके यहां पे हमको ओ लगा देना है, ठीक है। फिलहाल ये एग्जांपल है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहा था। अगला हम देखते हैं जैसे तपह धन बल, तो ये क्या हो जाएगा, तपो बल, ठीक है। विसर्ग की जगह पे क्या लग गया, ओ। कभी भी इस तरीके से हो कि जहां पे आपको ओ दिखे, है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है विसर्ग संधि का पहचान होगा, ठीक है। ये पहला नियम रहा। अब हम चलते हैं
दूसरे नियम की तरफ। केवल 3 नियम है, 3 में से हमने जो है एक नियम को देख लिया है, 2 नियम हमारा और बाकी है, और इसी 2 नियमों के साथ हमारा जो है संधि समाप्त हो जाएगा। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से 2-3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जो दूसरा है उसे हम देख लेते हैं। अगर विसर्ग के पहले आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो, ठीक, अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, इसे लेना नहीं है, इसको छोड़ करके अगर कोई दूसरा स्वर हो, अगर दूसरा स्वर हो तो बाद में आ उ या बाद में आ उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी आए, इसमें से कोई भी आता है तो जो हमारा ये विसर्ग है वो र हो जाता है। जो विसर्ग है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा र में। देखिए ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल को चीजें समझ में आ जाएंगे, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा। जैसे नियधन धन, नियधन धन, ठीक, तो यहां पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ध आ रहा है। विसर्ग के बाद अगर तीसरा वाला आता है, विसर्ग के बाद जो है तीसरा वाला आता है और विसर्ग के पहले अ न रहे, इसके पहले विसर्ग के पहले अ था, लेकिन यहां पे अ और आ को छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर हो, तो यहां पे तो ई है ना, विसर्ग से पहले ई है, तो जो हमारा ई है और इसके बाद में हमारा तीसरा वर्ण, चौथा वाला जो हमारा वर्ण है, जब इसका मेल होगा विसर्ग का, तो यहां पे हमारा निर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। जो हमारा विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। र हमारा 4 प्रकार से होता है, मैंने बताया था चारों प्रकार वर्णमाला में, अगर नहीं पता तो जाके वीडियो देख लीजिएगा वो वाला। अब देखिए इसी तरीके से नियधन आशा, ठीक, तो यहां पे न के पहले क्या है, ई है, अ नहीं है, ठीक है। अगर अ रहता तो हमारा ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित होता, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमारा ई है और आगे क्या है, अ क्या है, आ है, और यहां पे हमको क्या लेना है, देखिए आ भी होगा अगर, तो भी हमारा विसर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, र में हो जाएगा, यानी कि निराशा, ठीक। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। एक और देख लेते हैं, इसी के साथ हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। दुअधन बल यानी कि दुर्बल हो जाएगा। क्यों, यहां पे विसर्ग के पहले उ की मात्रा है, मैंने बताया अ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, उ है तो उ का मेल जो है, जब विसर्ग का मेल जब ब से हो रहा है, ब क्या है हमारा, ब यहां पे तीसरा वर्ण है, तो तीसरे वर्ण यहां पे लिखा है ना, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी हो इसमें से, तीसरा चौथा पांचवा, 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 कोई भी हो, अगर उससे मेल होगा तो हमारा जो विसर्ग है ये र में परिवर्तन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये नियम भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब जो हमारा नियम है वो है तीसरा और आखिरी नियम, और इसी के साथ हमारा जो है संधि समाप्त हो जाएगा। न सिर्फ विसर्ग संधि समाप्त होगा बल्कि पूरा संधि जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या है, विसर्ग श हो जाता है। जो विसर्ग है, विसर्ग का श हो जाना, ठीक। कब हमारा विसर्ग जो है वो, विसर्ग इसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको विसर्ग कहते हैं और इसको अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। जब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, ठीक है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, बाद में च छ या फिर श हो, या फिर स हो, तो विसर्ग हमारा श में परिवर्तन
हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर होगा। जैसे नियधन चिंत, ठीक है, नियधन चिंत। तो यहां पे विसर्ग के पहले क्या है, कोई भी स्वर हो। देखिए विसर्ग के पहले जो है कोई भी स्वर हो, यहां पे स्वर नहीं कह रहा कि केवल अ हो या आ हो या फिर ई हो, वो कुछ नहीं कह रहा, कोई भी स्वर हो। तो अगर उसके बाद च आए, छ आए, श आए, तो वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग हमारा आधा श में हो जाएगा। आधा श में होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ठीक है, आधा श में होगा। जैसे ये, इसका जब आप संधि करेंगे तो ये हो जाएगा निश्चिंत। ठीक, इसी तरीके से नियधन छल, तो ये किसमें हो जाएगा, निक्षल, सॉरी निक्षल में। ठीक, इसी तरीके से दुधन चरित, तो ये क्या हो जाएगा, दुष्चरित। तो ये रहा हमारा नियम। ठीक है, देखिए यहां पे विसर्ग के साथ जो है कौन सा स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर है, ऊ आ रहा है, लेकिन बाद में च होना चाहिए। ये च छ छ, च छ श कोई भी होना चाहिए। अगर ये आता है तो वो हमारा विसर्ग जो है किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो बड़ा वाला श, आधा श में परिवर्तन होगा, बड़ा वाला आधा श में परिवर्तन हो जाएगा, और यही हमारा विसर्ग का जो है विकार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं विसर्ग संधि भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा संधि समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा अलंकार होगा। अलंकार भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये संधि पसंद आएगा। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो इसको जो है लाइक करिए, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।